यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। हमने जो मनुस्मृति के बारे में जो अ, अ, चर्चा शुरू की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने इस बात पर जोर दिया था कि हम मनुस्मृति के बहुत सारे पहलुओं को खोलेंगे। 2 एपिसोड में इकट्ठा, ये थर्ड एपिसोड। और ये वो एपिसोड है कि मनुस्मृति का जो मॉडल है, खासतौर पर स्टेट को लेके जो मॉडल है, सत्ता को लेके जो मॉडल है, राजनीति को लेके जो मॉडल है, वो कैसे चलता रहा। मनुस्मृति लिखी गई तकरीबन 2 सवा 2 हजार साल पहले। लेकिन मनुस्मृति में जो मॉडल सजेस्ट किया गया वो कॉन्स्टेंटली चलता रहा। मनुस्मृति को माने या ना माने, लेकिन वो सत्ता का मॉडल चलता रहा, आज भी चल रहा है। ये अतीत में चलता रहा और आज भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी चीज है जो कि इस मॉडल की विशेषता है, जो कि सिस्टम में इस्तेमाल की जा सकती है। भारतीय समाज और भारतीय राजे रजवाड़े, मध्यकाल के लोग और मध्यकाल के बाद में आधुनिक काल के लोग कैसे मनुस्मृति के मॉडल को सत्ता के मॉडल के तौर पर विकसित करके काम करते रहे, इसे कायदे से समझने की जरूरत है। मनुस्मृति के सत्ता के मॉडल की केंद्रीय विशेषता है संस्थानीकरण, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वि संस्थानीकरण वह मॉडल है का जो बुनियादी हिस्सा है। वो यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं, मनु का मॉडल संस्थानों को नहीं मानता और वह संस्थानों को अप्रासंगिक बनाता है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं संविधान रहेगा, ये सच है, संविधान रहेगा। ये रहे या कोई नया रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान रहेगा। सवाल संविधान का नहीं है, सवाल है कि मनु के संविधान का है। नरेंद्र मोदी कॉन्स्टेंटली जो संवैधानिक संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, तरह तरह के इंस्टीट्यूशन है, वो साइंस के संस्थान है, वो एग्रीकल्चर के संस्थान है, वो एकेडमिक संस्थान है, वो विभिन्न किस्म के जो संस्थान जो पिछले 75 साल में बने, उन सभी संस्थानों को वो एक तरह से अप्रासंगिक बनाने में और इरिलेवेंट बनाने में लगे हुए। संस्थानों को अप्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया वो मध्यकाल में भी थी, वो ब्रिटिश काल में भी थी और वो आज भी है। और ये जो संस्थानों का जो विसंस्थानीकरण है, यानी राज्य रहेगा लेकिन संस्थानहीन राज्य होगा। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति को संस्थान पसंद नहीं है। संस्थान के तौर पर उसे राज्य पसंद नहीं है, तो राज्य के संस्थानों का क्षय, राज्य के संवैधानिक संस्थानों का क्षय, ये एक बड़ा फिनोमिना है जो कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद बड़ी तेजी से लागू किया गया। ये प्रोसेस पहले से थोड़ा सा आ चुका था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एकदम स्पीडीली इसे लागू किया और इसे कहते हैं मनु के रास्ते पर चलना। नरेंद्र मोदी मनुस्मृति का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी नहीं कहते कि मनुस्मृति को लागू करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इंटेलिजेंट तरीके से संस्थानों के विसंस्थानीकरण का काम कर रहे हैं और ये मनुस्मृति की केंद्रीय धुरी है। जब राज सत्ता को शासक लोग कमजोर करने लगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है,
क्योंकि ये जो राज सत्ता को कमजोर करने का जो मॉडल है वो मनुस्मृति का मॉडल है। नरेंद्र मोदी ताकतवर है, राज सत्ता कमजोर है। सीबीआई नरेंद्र मोदी के सामने बौनी है, ईडी बौनी है, वो उनके सारे पर काम करने के लिए मजबूर है, वो नियम के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं है। इससे क्या हुआ? इससे राज सत्ता कमजोर हुई। तो जब राज सत्ता को शासक लोग कमजोर करने लगते हैं तो समझ लो कि वे मनु के मार्ग पर चल निकले। आप पूरे मध्यकाल के हिंदू राजाओं को देख लीजिए, उससे आपको हिंदू समाज की एक झलक मिल जाएगी। वहां यही फिनोमिना मिलेगा आपको। विभिन्न जातियां मिलेंगी जो हजारों साल से रह रही हैं, विभिन्न समुदाय मिलेंगे जो हजारों साल से रह रहे हैं, उनके अलग अलग तरीके की शैलियां मिलेंगी, जीवन शैली मिलेगी। लेकिन एक चीज, वो राज सत्ता के संदर्भ में जो स्मृति शास्त्र है, वो स्मृति शास्त्र एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज की तरफ और ध्यान खींचते हैं। ये जो विसंस्थानीकरण है, इसके अलावा वो क्या है कि वे सिस्टम में वैविध्य होगा इसे अस्वीकार करते हैं। वे सिर्फ एक ही सिस्टम होगा। हम ये बार बार कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में अनेक सिस्टम है और काम करेंगे और काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के राइट्स अलग है, आदिवासियों के राइट्स अलग है, तमाम और राज्यों में विशेष अधिकार दिए गए, उनके राइट्स अलग है। वो कह रहे नहीं, सबके एक ही अधिकार होंगे, एक ही जैसे होंगे। वो व्यवस्थागत वैविध्य को अस्वीकार करना ये मनु के मॉडल का हिस्सा था और आज नरेंद्र मोदी के मॉडल का हिस्सा है। जो 18 स्मृतियां हैं जो कि जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं, उन 18 स्मृतियों में एक ही मॉडल है। वो व्यवस्था के एक ही मॉडल को मानते हैं। वो विभिन्न समुदायों के लिए एक ही कानून की हिमायत करते हैं, एक ही नियम और एक ही तरह की संहिता की हिमायत करते हैं। और थर्ड चीज, जो संहिता में कहा गया, जो सत्ता ने कहा, उसका अनुकरण करो। व्यवस्थागत वैविध्य को मत मानो। एक व्यवस्था, एक जैसी आदतें, एक जैसे संस्कार, और राज सत्ता की तुलना में धर्म महान है, धर्म बड़ा है। राज सत्ता उसकी माताहत है और कमजोर है। संस्कार बड़े हैं और महान है। एक सिस्टम, इकसार संस्कार, एक जैसे विचार और इकसार आदतें, यह सबसे बड़ा संदेश है जो मनुस्मृति ने हमें दिया है। वे मिश्रित समाज, मिश्रित संस्कृति और मिश्रित धर्म की धारणाओं को नहीं मानते। वे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक बहुलतावाद को नहीं मानते, बल्कि यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि उन्हें मिश्रित पदबंध से या मिश्रण के पदबंध से ही नफरत है। उन्हें मिश्रित मॉडल मान्य नहीं है। उन्हें एक जैसे विचार चाहिए, एक जैसे संस्कार चाहिए और कमजोर राज सत्ता चाहिए। ये बुनियादी चीज है। और इसके आधार पर वे विभिन्न किस्म के संवैधानिक संस्थानों या स्वतंत्र संस्थानों की भूमिका को एकदम पसंद नहीं करते। और ये मॉडल नरेंद्र मोदी ने बहुत इंटेलिजेंटली, बारीकी के साथ में हमारे बीच में उतार दिया है। सो मनु का मॉडल नरेंद्र मोदी की शासन प्रणाली का बुनियादी मॉडल। मनु के मॉडल की बुनियादी चीज है कमजोर राज्य। आज भारत की राज सत्ता जितनी कमजोर है, उतनी कमजोर पहले कभी नहीं थी। पिछले 75 साल में कभी कमजोर नहीं थी। आज स्थिति है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एकदम चरमरा गई हैं।
और जब राज्य कमजोर होता है तो कौन सी चीज ताकतवर होती है? राज्य के संस्थान जब कमजोर होंगे तो कौन सी चीज ताकतवर होगी? राज्य की क्षमता नहीं होगी कि वो असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर सके। और आज ये वास्तविकता है, जो असामाजिक तत्व हैं वे खुल के सत्ता में बैठे हुए हैं। आप कत्ल करके आइए, आपके बीजेपी आके ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप चोरी करके आइए, डकैती करके आइए, आप कोई भी अपराध करके आइए, आप जनता के टैक्सों की लूट करके आइए, आप बीजेपी के साथ चले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कमजोर राज्य, जो कमजोर राज्य जब होता है तो ये असामाजिक जो तत्व होते हैं उनको नियंत्रित कर पाने में वो असमर्थ होता है। ये जो सीमा का अतिक्रमण, आतंकी हमले, और इससे भी ज्यादा बड़ी चीज असंवैधानिक सत्ता केंद्रों के मैनिपुलेशन, बड़े पैमाने पर पिछले 10 साल में असंवैधानिक केंद्रों के द्वारा जो सत्ता का मैनिपुलेशन है और सत्ता का दुरुपयोग है, उसे रोकने में राज सत्ता असमर्थ रही है। और जो फोर्थ चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि राज्य नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जो मनु का जो मॉडल है उसमें जो राज्य है वो इतना कमजोर होता है कि वो जनता को सुरक्षा नहीं दे पाता। वो कानून का सख्ती से पालन नहीं कर पाता। अब आप एक सोचिए, एक सामान्य सा कानून आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप पटाखे न छोड़े, केंद्र सरकार इसका इसे लागू ही नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों जजमेंट दिए कि हेट स्पीच रोकने के लिए कदम उठाए जाए और रोका जाए, लेकिन केंद्र ने कोई कदम ही नहीं उठाए। यानी केंद्र जो है वो सख्ती से कानून का पालन करने में असमर्थ होता है, और ये मनु के मॉडल की विशेषता है। और जो इस सहयोग की बात है कि यही मॉडल नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज है जो कि नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि वे किसी भी समस्या का संवैधानिक दृष्टि से नियमों के आधार पर समाधान नहीं करते और न कर पाते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि उनकी बहुत सदिच्छा रहती होगी, वैसे उनकी होती नहीं है। मनु के मॉडल में संभव ही नहीं है कि संवैधानिक नियमों के अनुसार आप समस्याओं को रिजॉल्व कर लें। भ्रष्टाचार का मसला एक बहुत ही विजुअल मसला है। नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार को लेकर एक ही कदम है, भ्रष्टाचार करना है करो, मेरे साथ आ जाओ बस। अगर विभिन्न संस्थानों के बीच में टकराव होता है तो नरेंद्र मोदी संवैधानिक नियमों, कायदे, कानूनों के अनुसार काम नहीं करते, और यही वजह कि वो करप्शन को रोक नहीं पाते। और फिफ्थ चीज जिसने के मनु के मॉडल को जनप्रिय बनाया, वो ये कि व्यक्तिगत राजनीतिक संबंधों के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक जीवन चलने लगता है। ये मनु के मॉडल की विशेषता है। और हर स्तर पर समाज में जो एलिट सेक्शन है, वर्चस्व, अभिजन लोग हैं, उनका वर्चस्व और बोलबाला दिखाई देता है। और ये जो निजी लोग हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर ही आप लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके व्यक्तिगत कनेक्शन है तो आप काम करा लीजिए, व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं तो काम नहीं होगा। और काम भी कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो नियम से काम नहीं होता, वो गैर नियम से काम होता है। तो आम लोग निजी एजेंसियों, संगठन और व्यक्तियों का अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक होते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। मनु के मॉडल की विशेषता है कि वहां सरकार का संचालन कलेक्टिवली नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति सत्ता का संचालक होता है। और जो राज्य होता है, वो राज्य का काम व्यवस्थित ढंग से, सुचारू
सुनियोजित ढंग से करना नहीं, बल्कि राज्य का काम है मैनिपुलेट करके काम करना, और इसके जरिए वह जो रूलिंग क्लासेस होती हैं, शासक वर्गों के, उनके हितों का विस्तार करता है। और ये मनु के मॉडल की केंद्रीय थीम है। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि मनु मनु के मॉडल ने करप्शन और क्राइम, इन दो चीजों को एक तरह से अपना आधार बनाया। क्राइम और करप्शन जितना बढ़ेगा, मनु की सत्ता और मोदी की सत्ता उतनी ही बढ़ेगी। और ये जो क्राइम और करप्शन, इनके विकास में सत्ता की सक्रिय शिरकत होगी। और व्यक्तिगत संबंधों में, व्यापार में, राजनीति में नरेंद्र मोदी चाहे जितना बोले, लेकिन असलियत तो यह है कि भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा बीजेपी में है अभी। तो भाई भतीजावाद केंद्रीय भूमिका अदा करे। विपक्ष को कहने के लिए, वो धता बताने के लिए, विपक्ष के वोट काटने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए भाई भतीजावाद की बात करते हैं, लेकिन मनु के मॉडल की विशेषता है कि भाई भतीजावाद के बिना मनु का मॉडल लागू ही नहीं कर सकते आप। सातवीं विशेषता, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, वो ये कि मनु के मॉडल में आपको यथार्थ दिखाई नहीं देता, हमेशा यथार्थ आंखों से उजल रहता है। यथार्थ के बिना कैसे रहे, यथार्थ बात किए बिना कैसे रहे, यथार्थ के बिना कैसे जिए, इसका मनु खुलासा नहीं करते। वे समाज की अवस्था का भी खुलासा नहीं करते। मतलब मनु ने इतना लिखा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिस जमाने में वो लिख रहे थे उस समय समाज की कंडीशन क्या थी। और वही नहीं, बाकी स्मृतिकार भी नहीं लिखते। भाई मुझे जानने का तो हक है ना कि मनु के जमाने में गरीब लोग कैसे रहते थे, राजा लोग कैसे रहते थे, दरबारी लोग कैसे रहते थे, उनके जीवन में खुशहाली थी कि नहीं थी, वास्तविकता क्या थी, उस पर बात नहीं करते। तो मनुस्मृति या दूसरी जो 18 स्मृतियां हैं, उनकी जो केंद्रीय विशेषता है वो ये, यथार्थ को आंखों से ओझल रखो। या समाज की अवस्था का खुलासा मत करो। यह है मनु की कला। नरेंद्र मोदी को देखिए आप, नरेंद्र मोदी कभी बताते ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने बेरोजगार हैं। नरेंद्र मोदी बताते ही नहीं है कि हिंदुस्तान में उनके शासन में आने के बाद में नोटबंदी के दौरान कितने लोग मर गए। नरेंद्र मोदी बताते ही नहीं है कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली उनके शासन में 10 साल में। क्योंकि वह समाज की अवस्था का खुलासा न करना, यह मनुस्मृति और दूसरे स्मृति ग्रंथों की विशेषता है। और इसका पालन नरेंद्र मोदी नहीं, आरएसएस एक निष्ठ भाव से करता है। वो भी समाज की वर्तमान अवस्था का खुलासा नहीं करते। तो क्या नारा बनता है मनुस्मृति के आधार पर? यथार्थ छिपाओ और संस्कारों की बातें करो। यह है मनु का मॉडल, और यह है आरएसएस के हिंदुत्व का भी मॉडल, नरेंद्र मोदी के शासन का भी मॉडल। और ये मॉडल मध्यकाल में भी था, और ये मॉडल अचानक 2014 के बाद में अब एकदम फोकस में आ चुका है, केंद्र में। तो आप जब भी शासन की बात करें, शासन को देखें और नरेंद्र मोदी के शासन को देखें, आरएसएस के लोगों के भाषणों को देखें, तो ये सूत्र ध्यान रखें, यथार्थ छिपाओ और संस्कारों की बातें करो। संस्कारों की खूब बातें हैं, यथार्थ के बारे में कोई चर्चा नहीं। हम परेशान रहते हैं, औरतें कैसे रहती थी, बच्चे कैसे रहते थे, पिता कैसे रहते थे, बूढ़े कैसे रहते थे, उनके जीवन में क्या तकलीफें थी, उसका एक दो पन्ने में ब्यौरा तो दे सकते थे वो चाहे जंगल में ही थे अपने, वो किसी गांव में थे,
वो किसी समुद्र किनारे थे। आपको कहीं डिटेल्स में कोई विवरण और ब्यौरे नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी मोटी किताब मिल जाएगी। क्या मॉडल है इसमें? यथार्थ छिपाओ और संस्कारों की बातें करो। और ये मॉडल मनु का मॉडल नहीं है खाली, ये सत्ताधारियों का ग्लोबल मॉडल है। तो इस मामले में मनु जो है वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम के वो प्रतीक हैं, मनु का मॉडल। ये कमोवेश अंतर के साथ में आपको हर देश में मिलेगा। और इस मॉडल के आधार पर अनेक किस्म के दर्शन और शास्त्र भी रचे गए। इस मॉडल की खूबी यह है, इसके आधार पर जो चीज कम्युनिकेट की जाती है उसकी खूबी यह है कि आप यथार्थ को देखकर भी अनदेखा करते हैं। यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा परमात्मा, जीव और ब्रह्म, आज ये किस्म की जो धारणाएं हैं जिन पर के पिछले 2000 साल से बहस चलती रही है, ये असल में यथार्थ को छिपाने के लिए रची गई धारणाएं। होगा भगवान, हो सकता है आज भी हो, लेकिन हमने तो देखा नहीं है। हमने देखा नहीं है तो हम उसे विश्वास कैसे करें? हाँ, मूर्ति देखी है हमने। तो हो क्या रहा है कि भगवान के नाम के स्मरण के बहाने यथार्थ को छिपाने का काम चल रहा है। ये मध्यकाल में था, और अब दूसरे तरीके से जो असल चीज है वो ये कि यथार्थ को छिपाओ। जबकि लोकतंत्र की परम अनिवार्य जरूरत है कि यथार्थ को देखा जाए, यथार्थ का उद्घाटन किया जाए, उससे लेकर संवाद किया जाए और उसके अनुसार विकास की संरचनाओं का, सामाजिक विकास की संरचनाओं का अध्ययन और उद्घाटन किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए। एक अन्य चीज वो ये कि मनु के मॉडल की एक विशेषता यह है कि वो किसी भी विषय पर बातचीत लॉजिकल कंक्लूजन तक जाने नहीं देते। आप पूरे मनुस्मृति के स्ट्रक्चर को मैंने बहुत गंभीरता से, और जो 18 स्मृतियां उनके स्ट्रक्चर को गंभीरता से पढ़ा है, उसकी पूरी की पूरी सेंट्रल विशेषता, पद्धतिगत विशेषता यह है कि वे हर एक विषय पर विवाद तो करते हैं, लेकिन उसकी तार्किक परिणति तक उसे जाने नहीं देते, उसके बारे में तार्किक निष्कर्ष निकालने नहीं देते। फलतः उनकी हर एक अवधारणा एक स्टेज के बाद में अप्रासंगिक हो जाती है, या हम ये कहें कि तार्किक विमर्श का अंत कर देती है। अब आप किसी भी चीज को लेके आप नरेंद्र मोदी के साथ लॉजिक नहीं, नरेंद्र मोदी के अनुयायियों के साथ में तर्क के साथ बात नहीं कर सकते। वहां तार्किक विमर्श की कोई जगह ही नहीं है। मोदी ने कह दिया इसलिए वो मान रहे हैं, और वे जो कह रहे हैं इसलिए तुम मान लो, बात खत्म। तो मनु का मॉडल तार्किक विमर्श को खत्म कर देता है और तार्किक ढंग से सामाजिक संरचनाओं का भी अंत कर देता है। या हम ये कह सकते हैं कि तार्किक विमर्श का खात्मा करना इसका लक्ष्य है, और सामाजिक संरचनाओं के पीछे जो तर्क शास्त्र काम कर रहा है, जो एक रैशनैलिटी है, विवेक है, जो काम करता रहा है, उसको खत्म करना उसका लक्ष्य है। यहां एक शुद्ध हिंदू समाज पर जोर है। कैसा समाज है? इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी सामाजिक संरचनाओं की कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर हम शुद्ध समाज के मॉडल के आधार पर, शुद्ध हिंदू समाज के मॉडल के आधार पर अगर हम सोचेंगे और देखेंगे, तो जो समाज है उसकी जटिलताएं तो समझ में नहीं आएंगी, और वे जटिलताएं कभी बहस के केंद्र में भी नहीं आएंगी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी किसी भी स्कीम पर, किसी भी चीज पर, किसी भी विचार पर आप लॉजिकली बात नहीं कर सकते।
लॉजिकली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो है वो कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सामाजिक संरचनाओं की, आर्थिक संरचनाओं की जटिलता, जाति की जटिलता, धर्म की जटिलता, इन पर कोई बहस ही नहीं है। जटिल सवालों पर बहस से लोग भाग रहे हैं, और ये कहते हैं मनु का असर, मनु के मॉडल का असर। जटिलता और संश्लिष्टता का आंखों से ओझल रहना और बहस के केंद्र में न आना या न आने देना उसे, और सरलीकृत ढंग से चीजों को देखना और हर चीज का सरलीकरण करना, ये मनु के मॉडल की प्रवृत्ति है। एक और चीज है, लास्ट चीज, वो ये कि मनु के मॉडल की एक विशेषता यह है कि वहां संपत्ति और जमीन का खास लोगों में केंद्रीकरण है, और खास लोगों के पास में ही सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व भी है। और इस राजनीतिक सामाजिक प्रभुत्व ने और संपत्ति के स्वामित्व ने बड़े पैमाने पर सामाजिक असमानता को जन्म दिया है। और लोगों के पास संपत्ति इतनी क्यों है? क्योंकि वो पूर्व जन्म में पुण्य करके आया था, इसलिए उसके पास संपत्ति है। वो राजनीतिक तौर पर उसका प्रभुत्व क्यों है, वो सांसद क्यों है, वो मंत्री क्यों है, वो इतना बड़ा नेता क्यों है, उसका समाज में इतना दबदबा क्यों है? क्योंकि वो पुण्य करके आया था, पूर्व जन्म के फल। जो पूर्व जन्म के फल और पाप पुण्य की धारणाओं के आधार पर सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व को वैधता प्रदान करना, आर्थिक वर्चस्व को वैधता प्रदान करना, यह इस मॉडल की विशेषता है। इस आधार पर वे अस्मिता को भी प्रभावित करते हैं और परिभाषित करते हैं। ज्यादातर लोग जो मनु के बारे में बात करते रहे, वो मनु के सत्ता संबंधी मॉडल, इवन अंबेडकर भी उसके सत्ता संबंधी मॉडल के बारे में बात नहीं करते। मनु की स्मृति के जो में जो आर्थिक मॉडल संयुक्त किया गया, उसकी भी बात नहीं करते। वो थोड़ा बहुत चलता हुआ ढंग से उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि मनु के मॉडल की विशेषता है जो कि आधुनिक काल में जो चली आई है। मध्यकाल में थी उसकी विशेषता राजशाही, और आधुनिक काल में आर्थिक मॉडल की विशेषता नौकरशाही। और सामाजिक तौर पर वर्णाश्रम व्यवस्था या जाति की जाति बनी रहे, और उससे एक सामाजिक आर्थिक विभाजन को बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य का जो शोषक चरित्र है उसे छिपाने में भी मदद मिलती है। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में करप्शन बहुत बढ़ा है। ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, तमाम संस्थाएं मानती है करप्शन बढ़ा है। कहां से आएंगे? मनु का जो पूरा मॉडल है समाज का, अर्थशास्त्र का और सत्ता का, उस मॉडल में करप्शन एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्राइम बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। आप मनुस्मृति को ध्यान से पढ़ें तो वहां उपहार, दान या अवैध धन, क्या है ये बेसिकली करप्शन है। जब आप किसी को दान देते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपकी इच्छित कामना पूरी हो। तो दान आज में दी गई चीजें सामाजिक आध्यात्मिक खतरों से बचाने में मदद करती थी, और सामाजिक आर्थिक खतरों से बचने के लिए विभिन्न किस्म के दान और पुण्य की व्यवस्था स्मृति ग्रंथों में की गई। यहां तक कि न्याय पाने के लिए भी दान की व्यवस्था है, संस्कार कराने के लिए भी दान पुण्य की व्यवस्था है। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में, ये दान पुण्य का जो पूरा का पूरा हिसाब है, वो एकदम पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल करप्शन। सवाल यह है कि
अभी भी आप अगर ये कहना चाहते हैं कि नहीं करप्शन तो आधुनिक काल की चीज है, मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि आधुनिक काल की चीज नहीं है, ये आपको विरासत में मिली है, मनु के मॉडल से मिली। और मनु का मॉडल लोकल और ग्लोबल दोनों है, फिलहाल इतना ही है। मनु के मॉडल पर और बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।